नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो राजनीति, नंबरों के खेल और अकानूनी दांव पेंच में बुरी तरह उलझी हुई है। ये कहानी है हरियाणा में जाट आरक्षण की। और सिर्फ एक दो साल की नहीं, बल्कि पूरे 18 सालों की। 1977 से 1995 तक का वो दौर जब हर मोड़ पर एक नई साजिश इंतजार कर रही थी। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो सिर्फ तारीखें और नाम नहीं बताते, वो दिखाते हैं कि कैसे व्यवस्था के भीतर ही व्यवस्था को मात दी जा सकती है। हाँ, और कैसे कागज पर लिखे कुछ शब्द और नंबर किसी पूरे समुदाय का भविष्य तय कर सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि कैसे किसानों के हक के लिए उठी एक आवाज पहले एक क्लर्क की कलम में फंसी, फिर दिल्ली की सियासत में मोहरा बनी, फिर नंबरों के खेल में जीती और आखिर में अपनी ही सरकार के एक हलफनामे से हार गई। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1977 से। देश में इमरजेंसी के बाद सत्ता बदली थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस सरकार में किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह का बहुत दबदबा था। हाँ, वो गृह मंत्री थे और उन्होंने ही किसानों के लिए आरक्षण की मांग उठाई। और ये कोई हल्की फुल्की मांग नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। चौधरी चरण सिंह सियासत के माहिर खिलाड़ी थे। उनके भारी दबाव के कारण ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 20 दिसंबर 1978 को मंडल कमीशन बनाने का ऐलान करना पड़ा। अच्छा। और फिर 1 जनवरी 1979 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में यह आयोग बन भी गया। इसका काम था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों की पहचान करना। लेकिन यहीं पर कहानी का पहला और शायद सबसे अजीब मोड़ आता है। जब सालों बाद मंडल रिपोर्ट आई तो उसमें हरियाणा की लिस्ट में जाटों के नाम के आगे छिल्लन गुटका लिख दिया गया। ये क्या था? मतलब सुनने में भी कितना अजीब है, छिल्लन गुटका। ये इस कहानी की पहली बड़ी साजिश थी। हमारे सूत्र इसे क्लेरिकल साजिश या कहें कि एक तरह की कागजी हेरफेर कहते हैं। कागजी हेरफेर? हाँ, इसका मतलब ये था कि जाट समुदाय का नाम कागज पर तो लिस्ट में शामिल था, लेकिन इस एक छोटे से नोट की वजह से उन्हें कभी भी उस लिस्ट का फायदा नहीं मिल सका। मतलब ये नाम को शामिल करके भी उसे बेअसर करने का एक बहुत ही शातिर तरीका था। वाह, मतलब लिस्ट में होकर भी लिस्ट में नहीं थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और यह हमें सिस्टम की एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है कि बड़े बड़े राजनीतिक फैसले और आयोग की सिफारिशें एक क्लर्क की टेबल पर आकर एक छोटे से नोट से बेअसर की जा सकती हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इस कागजी हेरफेर के चलते जाट समुदाय को बाहर कर दिया गया। लेकिन फिर ये मामला कई सालों तक ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा रहा? अचानक 10 साल बाद 1990 में ऐसा क्या हुआ? वजह थी एक कमजोर प्रधानमंत्री और एक ताकतवर किसान नेता के बीच की सियासी जंग। 1990 का वो दौर भारतीय राजनीति में बहुत उथल-पुथल वाला समय था। वीपी सिंह की सरकार बैसाखियों पर चल रही थी। बिल्कुल। और उस माहौल में चौधरी देवीलाल, जो उस वक्त उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 9 अगस्त 1990 को दिल्ली में एक बहुत बड़ी किसान रैली का ऐलान कर दिया। अच्छा, और देवीलाल सिर्फ एक किसान नेता नहीं थे, वो किंग मेकर थे। हाँ, उन्होंने ही वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी एक आवाज पर लाखों किसान दिल्ली आ सकते थे। वो रैली सरकार बना या गिरा सकती थी और वीपी सिंह ये बात अच्छी तरह से जानते थे। और इसी रैली से ठीक 48 घंटे पहले 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का ऐलान कर दिया। ये टाइमिंग ही सब कुछ कहती है। ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था। तो क्या ये सिर्फ देवीलाल पर एक राजनीतिक हमला था? ये उससे कहीं ज्यादा था। वीपी सिंह इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साध रहे थे। एक तरफ वो खुद को सामाजिक न्याय का हीरो बनाना चाहते थे और दूसरी तरफ उन्होंने किसान एकता के बीच जाति का एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिसने पूरे आंदोलन की हवा निकाल दी। अच्छा, कैसे? उन्हें पता था कि छिल्लन गुटका की वजह से जाटों को तो इसका सीधा फायदा मिलना नहीं है, लेकिन इस ऐलान से किसान जातियों में बढ़ जाएंगे और देवीलाल की रैली अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। समझ गई, ये एक सोचा समझा राजनीतिक दांव था। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो दरवाजा बंद ही था। इसके बाद कहानी हरियाणा पर केंद्रित हो जाती है और यहाँ ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जब मंडल से बात नहीं बनी तो हरियाणा में क्या हुआ? तब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मास्टर हुकुम सिंह ने जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग का गठन किया और मैं कहूंगा कि ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। इस आयोग ने एक स्कोर कार्ड सिस्टम बनाया। कुल 60 नंबरों में से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जातियों को अंक दिए गए। मतलब पिछड़ेपन को भावनाओं से नहीं बल्कि गणित के पैमाने पर तौलने की कोशिश की गई। हाँ, एक तरह से। चलिए वो स्कोर कार्ड देखते हैं, क्योंकि ये नंबर ही पूरी साजिश को उजागर करते हैं। अहीर समुदाय को 60 में से 42 नंबर मिले, उन्हें ओबीसी माना गया। सही है, उन्हें शामिल कर लिया गया। गुज्जर समुदाय को 37 नंबर मिले, उन्हें भी ओबीसी माना गया। वो भी लिस्ट में आ गए। सैनी समुदाय को 33 नंबर मिले, उन्हें भी ओबीसी का दर्जा मिला। और अब आता है सबसे बड़ा मोड़, जाट समुदाय को 36 नंबर मिले, यानी सैनी समुदाय से 3 नंबर ज्यादा। 1 मिनट, मुझे ठीक से समझने दीजिए। सैनी समुदाय को 33 नंबर मिले और उन्हें पिछड़ा मान लिया गया। जी। जाट समुदाय को उनसे 3 ज्यादा 36 नंबर मिले
और उन्हें पिछड़ा नहीं माना गया, उन्हें बाहर कर दिया गया। फरवरी 1991 को जाटों को आरक्षण देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस समय तो लगा होगा कि शायद सालों की लड़ाई जीत ली गई। हाँ, एक पल के लिए ऐसा लगा जरूर था, लेकिन ये खुशी सिर्फ 7 दिन ही टिक सकी। सिर्फ 7 दिन? ऐसा क्या हो गया? 14 फरवरी 1991 को आर.के. गौतम नाम के एक शख्स ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, और यही कहानी में कोर्ट की एंट्री होती है। CWP 30061991। जी, ये नंबर सुनने में शायद एक फाइल नंबर लगे, लेकिन हरियाणा की राजनीति में ये वो नंबर बन गया जिसने एक जीती हुई बाजी को सालों के लिए पलट दिया। कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया। और इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर भी आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का ऐतिहासिक केस चल रहा था। 16 नवंबर 1992 को इस केस का फैसला आया, जिसने भारतीय आरक्षण व्यवस्था की रूपरेखा ही बदल दी। हाँ, इसने आरक्षण पर 50% की सीमा तय की और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया। सही कहा। ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या था, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इसका सीधा सा मतलब था कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, यानी जो मलाईदार परत का हिस्सा है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि इसका फायदा समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। जी, ये आरक्षण व्यवस्था के अंदर लगाया गया एक तरह का फिल्टर था। लेकिन इस फैसले का हरियाणा के केस पर क्या असर हुआ? यही एक दिलचस्प बात है। इस फैसले में सबसे बड़ी बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जाति को पिछड़ेपन का एक आधार माना जा सकता है। अच्छा। तो इस फैसले के बाद तो गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा में जाटों का केस और भी मजबूत हो जाना चाहिए था। हाँ, क्योंकि उनके पास पिछड़ेपन को साबित करने के लिए आयोग के दिए हुए नंबर थे। बिल्कुल, लेकिन तभी हरियाणा में सत्ता बदल गई और कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक तरह से उनका केस और पक्का कर दिया था। नई सरकार को बस कोर्ट में जाके पुरानी रिपोर्ट को डिफेंड करना था। करना तो यही था, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। मई 1991 में हरियाणा में सत्ता बदली और चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने। मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। फिर 23 दिसंबर 1992 को उनकी सरकार ने उसी आर.के. गौतम केस में एक हलफनामा दिया। और उस हलफनामे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या लिखा था उसमें? उस हलफनामे में सरकार ने आधिकारिक तौर पर जो कहा वो हैरान करने वाला था। सरकार ने कहा कि हम मास्टर हुकुम सिंह की गुरनाम सिंह रिपोर्ट को गलतियों से भरा हुआ, मतलब डिफेक्टिव मानते हैं और इसे रद्द करते हैं। एक मिनट, जिस सरकार को कोर्ट में अपनी पिछली सरकार के फैसले का बचाव करना था, उसी ने अपनी रिपोर्ट को गलत बता दिया। जी, केस चल रहा हो और आपका अपना वकील ही जज के सामने खड़े होकर कह दे, हुजूर मेरा मुवक्किल ही गुनहगार है। जब सरकार ही अपना केस वापस ले ले तो कोर्ट के पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचता। कोई विकल्प नहीं बचा। हाई कोर्ट ने जाट आरक्षण को खारिज कर दिया। 11 अप्रैल 1994 को एक और आयोग बनाया गया, रामजी लाल आयोग। हाँ, ये एक तरह का डैमेज कंट्रोल था। तो क्या इस आयोग ने पुरानी गलतियों को सुधारा? नहीं, इस आयोग की रिपोर्ट ने उस डैमेज को और भी गहरा कर दिया। 31 मई 1995 को इस आयोग की रिपोर्ट आई। इसमें जाटों को सामाजिक रूप से उन्नत यानी सोशली एडवांस्ड बता दिया गया। और इस बार क्या तर्क दिए गए? क्या फिर से प्रभावी होने का तर्क? तर्क और भी अजीब थे। रिपोर्ट में कहा गया कि जाटों के पास ट्रैक्टर हैं, उनके पास जमीन है और उनके समुदाय से मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अच्छा। इन वजहों से उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये तर्क किसी भी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ थे। मतलब किसी समुदाय की औसत स्थिति देखने के बजाय कुछ सफल लोगों का उदाहरण देकर पूरे समुदाय को उन्नत घोषित कर दिया गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और खेल हुआ जो इस रिपोर्ट को और भी संदिग्ध बनाता है। रिपोर्ट में लोध, लोधा, राय सिख जैसी 5 नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन जातियों का हरियाणा में कोई खास अस्तित्व ही नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये एक तरह से जाटों को बाहर रखने और उनकी जगह काल्पनिक या बहुत छोटी आबादी वाली जातियों को लिस्ट में शामिल करने की एक कोशिश थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि काम हो रहा है। वाह, ये एक राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास था जिसमें एक बड़े समुदाय को बाहर का रास्ता दिखाकर कुछ नाम मात्र की जातियों को शामिल कर लिया गया। हाँ, और इस एक रिपोर्ट ने जाट समुदाय को आरक्षण की दौड़ में दशकों पीछे धकेल दिया। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? एक मांग जो किसानों के हक के लिए उठी थी, वो पहले क्लर्क की कलम में फंसी, फिर राजनीतिक बिसात पर एक मोहरा बनी, नंबरों के खेल में जीती और आखिर में अपनी ही सरकार के हलफनामे से हार गई। ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे पिछड़ेपन को साबित करने वाले आंकड़े भी राजनीतिक इच्छा शक्ति के सामने बौने साबित हो सकते हैं। और कैसे प्रभावी या डोमिनेंट जैसे लेबल लगा के डेटा को दरकिनार किया जा सकता है। ये सामाजिक न्याय के लिए बने तंत्र के राजनीतिक इस्तेमाल का एक सटीक उदाहरण है, जहां नियमों को तोड़ा नहीं जाता बल्कि उन्हें अपने हिसाब से मोड़ा जाता है। सही कहा। और हम आज के सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जब आंकड़े और राजनीति आमने सामने हों तो राज्य की नजर में पिछड़ेपन की असली परिभाषा क्या होती है? और क्या किसी समुदाय का राजनीतिक रसूख ही कभी-कभी उसके हक से वंचित होने का कारण बन जाता है?